नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 15 फरवरी की इसी खास दिन पर, है ना, जो आज का दिन है, इसी खास दिन से आज हम आप सभी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आज वो दिन आ चुका है, यानी कि हम यूपीएससी सिलेबस के इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा ये पहला क्लास है जिसमें हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नोट नहीं करना है, क्योंकि इसकी सारी पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जल्दी से जाकर वहां से डाउनलोड करके इस वीडियो को देखने के बाद नोट कर लीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो। यानी आज हम पॉलिटी आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि आप आ चुके हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक वीडियो को कर दीजिए ताकि हम समझ पाएं कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और लास्ट में आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी हमारे इस वीडियो का फायदा हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। और इसी बिंदु पर सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि यहां पर यूपीएससी ने पॉलिटी क्यों लिखा, है ना। यहां पर यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिखा, जबकि आपको पता है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते थे तो आप पॉलिटिकल साइंस ही 6 से लेकर 12 तक पढ़ते आ रहे थे। 6 से लेकर 12 तक आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते आ रहे थे। आखिर यूपीएससी ने अपने सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस की बजाय उसने पॉलिटी क्यों लिखा, उसने पॉलिटी क्यों लिखा मेरे दोस्तों? आइए जानते हैं कि आखिर क्या फर्क है पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इस पर तो डिस्कशन करना बनता है ना, इसे क्लियर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पॉलिटी है वो क्या है, व्यवहारिक पक्ष है। किसका? पॉलिटिकल साइंस का व्यवहारिक पक्ष है राज्य व्यवस्था। दोस्तों, जो पॉलिटी का अर्थ होता है, अर्थात राज्य व्यवस्था का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है शासन करने की व्यवस्था। और शासन करने की व्यवस्था किसी देश में ही तो होगी ना, है ना, किसी देश में ही तो होगी ना। और जो शासन करने की व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं दोस्तों। कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर जब किसी देश को लेकर अगर हम चलेंगे, अर्थात भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किस चीज को पढ़ने वाले हैं? हम लोग व्यवहारिक पक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। और व्यवहारिक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था लिखी है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यूपीएससी परीक्षा के लिए जो भारतीय राजनीति का जो पाठ्यक्रम है उसे समझ लिया जाए। तो हमने सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए लिखा है, तो आइए सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं कि प्रीलिम्स में जो यूपीएससी ने जो सिलेबस लिखा है पॉलिटी का वो क्या है। ठीक है, इसे समझ लिया जाए तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या लिखा गया है। एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं अपने कलर को ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। कैमरा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत की चर्चा की जा रही है, यानी कि पूछा जा रहा है, बहुत ही क्लियर कर दिया यूपीएससी ने कि भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत से हम सवाल बना सकते हैं। यानी मेरे दोस्तों, यदि हम मुख्य सिद्धांत की बात करें तो जो मुख्य बातें हैं भारतीय संविधान के, वहां से सवाल बनाया जा सकता है। अब देखिए, यूपीएससी बिल्कुल हम यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता है कि कौन मुख्य सिद्धांत है वो आप तय कीजिए। सारी मुख्य सिद्धांत किसको आप कहेंगे कि ये मुख्य सिद्धांत नहीं है ना। अगर आप बात करें प्रियम्बल की, यानी कि जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं, तो प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल से कहीं ना कहीं दोस्तों मुख्य सिद्धांत निकाला जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप प्रस्तावना ही बोलिए, प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो प्रस्तावना भी हम आपको पढ़ाएंगे ही, तो वहां से आप मुख्य जो मुख्य सिद्धांत है या मूल सिद्धांत है वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ेंगे ही आगे। उसके बाद है दोस्तों संविधान की विशेषताएं, ये भी आपको प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा। निर्माण पढ़ाएंगे ही आपको, संविधान सभा के बारे में चर्चा होगी ही वहां पे, तो वहां पे पता करेंगे हम लोग। प्रमुख प्रावधान के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ ही दोस्तों संघीय ढांचा, शासन प्रणाली से सवाल बनेंगे। संसद और राज्य विधानमंडल, उसकी संरचना, कार्य एवं शक्तियां। विधानमंडल जो राज्य के स्तर पर होता है, और संसद आपको पता ही है कि जो केंद्र के स्तर पर होती है, तो उसकी शक्तियां, उसका कार्य, उसकी संरचना के बारे में चर्चा होगी। जो संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो उसके प्रोसेस में उसके बारे में जान देंगे ही, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके संगठन, शक्तियां और जिम्मेदारियां पढ़ेंगे, ये शासन के अंग हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में भी पढ़ेंगे। पंचायती राज्य और उसके स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे।
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है, कैग के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएससी, एनजीओ, ये सब कुछ जो निकाय है उसके बारे में पढ़ने का हमें मौका मिलेगा, वो सब क्लियर करेंगे। एकदम मतलब आप टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, बाकी उसकी चिंता लेना हमारे जिम्मेदारी है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। आपको बस अच्छे तरीके से हमारे वीडियो को अटेंड करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, लोक नीति और शासन से संबंधित मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे हैं वो मूलभूत प्रीलिम्स के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब मेरा ये है कि हम अब देखने वाले हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस को, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैमरा नीचे कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कैमरा नीचे कर लेते, तो ये मैंने कैमरा कर लिया नीचे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारतीय संविधान, है ना। अब यहाँ पे भारतीय संविधान लिखने का मतलब ये है कि इधर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो भारतीय संविधान को ही ध्यान में रखकर लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइफन दे दिया है ना, इसका मतलब भारतीय संविधान की ही चर्चा होने वाली है। इसका ऐतिहासिक आधार जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ऐतिहासिक आधार जब एक बार हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके विकास के बारे में, तो यहाँ पढ़ना क्या जरूरी है, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे ना अच्छे तरीके से। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ये जो ऐतिहासिक आधार और विकास है भारतीय संविधान का, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब के बारे में वहाँ पे पढ़ना होता है, जो आप लोग ने सुना भी होगा, वो सब पढ़ लेंगे। बाकी जो विशेषताएं हैं, संशोधन है, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये सब पॉलिटी का हिस्सा है। संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारियां, संघीय ढांचा, संबंधित मुद्दे और चुनौतियां उससे संबंधित कौन कौन सी हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वित्त का हस्तांतरण पढ़ेंगे, उससे चुनौतियां पढ़ेंगे। और ये हमारा मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो गया। एक बार आपने देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को समझने के लिए। और देखिए हम लोग बिल्कुल हंसते खेलते हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट होगा ना तो आप लोग कमेंट में लिख दिया कीजिए, हम लोग सीरियस नहीं होकर पढ़ने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत होता है, थोड़ा सा आपको आराम करने के लिए होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी देखना है। हमारी वीडियो एक दिन मतलब गैप करके आपके लिए आएंगी, है ना, क्योंकि हमें भी एडिटिंग करना होता है, हमें भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सचिन भाई आपके साथ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए ओवरव्यू आपने सिलेबस देख लिया, तो अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मेरा मतलब है कि हमारे पढ़ने का जो अनुक्रम है वो क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम पढ़ाने वाले जो हैं वो कुछ इस तरीके से। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पढ़ाने का जो अनुक्रम है कुछ इस तरीके से है कि हम राज्य व्यवस्था का एक परिचय बताएंगे, भारतीय संविधान का एक परिचय बताएंगे, भारत एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के एक परिचय के बाद संविधान की प्रस्तावना हम लोग बताएंगे। क्यों? क्योंकि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम लोग संविधान में फिर एंट्री कर जाएंगे। उससे बढ़िया है कि हम पहले प्रस्तावना बता दें, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस भारत के संघ में उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान का भाग 1 में जाकर उसको फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फिर नागरिकता आ जाएगा भाग 2 में, मूल अधिकार आ जाएगा भाग 3 में, है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आ जाएगा, मूल कर्तव्य आ जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य के संबंध, है ना, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, आपातकालीन उपबंध, पंचायती राज्य एवं नगरपालिकाएं, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, संविधान संशोधन, संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक विनियामक, कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय हम लोग देख लेंगे। और ये ओवरव्यू हमारे पढ़ने का ये अनुक्रम है, ठीक है। आई होप दैट आप इस चीज को भी समझ के होंगे। तो बिना देर के हुए, बिना वक्त गवाए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला राज्य व्यवस्था का एक परिचय, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट क्या है। दोस्तों आप लोग अभी तक राज्य का मतलब समझते होंगे कि बिहार, है ना, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसे आप मानते होंगे कि क्या है, वो क्या है, स्टेट है, राज्य है। लेकिन यहाँ इसे कहा जाता है प्रांत, ठीक है। अगर आप सही मायने में कहें तो इसे कहा जाता है
प्रांत। दोस्तों इसे नहीं कहा जाता है राज्य, लेकिन हम लोग कह देते हैं। लेकिन राज्य का मतलब क्या होता है? जब आप संविधान पढ़ते हैं, राज व्यवस्था पढ़ते हैं, यहाँ पर होता है एक संगठित इकाई के रूप में इसे देखा जाता है, जिसके अधीन सरकार काम करती है या राज्य काम करती है दोस्तों, है ना। राज्य का मतलब ये होता है जो सरकार जिसके अंतर्गत रह के काम करे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि स्टेट बड़ा है या गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्टेट बड़ा है या गवर्नमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, सोचिए जरा, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल आपने सही सोचा, स्टेट बड़ा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सरकार इसके अधीन ही रहकर तो काम कर रही है ना, राज्य के अधीन रहकर ही तो काम कर रही है, तो राज्य बड़ा हुआ कि नहीं? राज्य के अंदर आता है सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। इसे किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। और राज्य को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेट। और राज्य के बारे में जो कुछ जरूरी बातें हैं वो निम्नलिखित हैं, जो मैंने 8 बिंदुओं में आपको समझाने की कोशिश किया है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। राज्य एक स्वायत्तता राजनीतिक इकाई है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल राज्य देश के हित में सोचेगा, है ना। सरकार भी देश के लिए ही काम करेगी, लेकिन वो राज्य के अधीन ही रहकर करेगी। और राज्य क्या है? एक स्वायत्तता इकाई है। राज्य संप्रभुत्व संपन्न हो सकता है। संप्रभुत्व पर संपन्न कहने का मतलब होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में राज्य क्या करे? स्वतंत्र निर्णय ले। हम उसके तत्व में जाएंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। राज्य अपने क्षेत्र के भीतर अलग अलग समूहों एवं केंद्रीकृत शक्ति रखता है। राज्य बाहरी हमलों से सुरक्षा करवाता है, जो कि संप्रभुत्व संपन्न का ही हिस्सा इसको माना जाता है। आंतरिक व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में समानता स्थापित करता है। राज्य मानव जीवन को सामाजिक, सांस्कृतिक और अधिक रूप से समृद्ध करता है। राज्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का जिम्मा उठाता है। यानी राज्य देखिए कितने बड़े स्तर पर जाकर काम करता है। और राज्य का क्या उद्देश्य है, आपने ये 8 बिंदुओं में थोड़ा सा समझने की कोशिश की होंगे। ये जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये राज्य व्यवस्था का मूलभूत चीजें हैं, जिसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आगे की चीजें नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों यहां पर आइए, अब हम लोग जानते हैं कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीजों से राज्य मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि राज्य के लिए जो तत्व है, सबसे पहला है वो है भूभाग, ठीक है। कलर चेंज कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। जो सबसे पहला है वो है भूभाग। दूसरा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। पहला है ज्योग्राफिकल एरिया, दूसरा है पॉपुलेशन जनसंख्या, तीसरा है गवर्नमेंट यानी सरकार, और तीसरा है संप्रभुता, जिसको हम लोग सोवरेनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 चीजें दिख रही होंगी, 4 तत्व दिख रहे होंगे, जिससे मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। अगर इसमें से कोई एक चीज ना हो ना, तो फिर क्या होगा दोस्तों? राज्य का जो अस्तित्व होगा वो निरर्थक हो जाएगा। राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य बनने के लिए ये 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। आप जैसे देखते होंगे तिब्बत में, देखिए तिब्बत को राज्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहां भूभाग तो है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता नहीं है दोस्तों। वहां की सरकारें जो है वो खुद भारत में आके रहते हैं। दलाई लामा जो उसके नेतृत्व करते हैं वो भारत में आके रहते हैं, तो ना सरकार वहां पर है, सरकार है भी तो वहां पे नहीं है। उसकी संप्रभुता चाइना के अंतर्गत होकर रहता है, चाइना जो चाहता है वो होता है। तो इसीलिए तिब्बत को राज्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत इसलिए राज्य नहीं है क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, सरकार है भी तो वहां के भूभाग में नहीं है, कहाँ चली गई है? इंडिया में आकर रहती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिसमें इसमें से कुछ ऐसी चीजें ना होने की वजह से उसे राज्य नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों राज्य के बारे में अगर आपने समझ लिया, तो अब हम लोग जानते हैं क्यों मैंने बताया राज्य के बारे में, ये भी समझ लीजिए। राज्य के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप संविधान पढ़ेंगे ना तो बहुत बार राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने राज्य का एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दिया है। बाकी आप डिटेल से मौलिक अधिकार बताएंगे तो वहां पर भी राज्य का मतलब बताएंगे आपको, डीपीएसपी बताएंगे तो वहां भी राज्य का मतलब आपको बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। अब आते हैं शासन के अंग के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। शासन के अंग कहने का मतलब हुआ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो आपको पता है कि जब हमने राज्य का मतलब समझ लिया तो राज्य में अब शासन चलेगा। अब शासन कैसा है वो अलग बात है, लेकिन शासन तो चलेगा किसी न किसी वजह से ना, शासन तो चलना ही है। राज्य है तो सरकारें हैं तो शासन तो चलेंगे ही, चाहे वो शासन लोकतांत्रिक हो या राजतंत्रवादी हो या तानाशाही हो, किसी तरह से हो, लेकिन शासन तो चलेगा, है ना। तो जो शासन चलाने में जो चुनौतियां उत्पन्न होती है वो सबसे पहला होता है कानून बनाने की चुनौती। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो ये होता ही है कि कानून बनाने की चुनौती होता है, कानून बनाए कैसे, है ना। दूसरा है कि कानून के अनुसार शासन कार्य संचालन करने की चुनौती, ठीक है। और तीसरा है कानून के अनुसार विवाद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इधर से होगा, विवादों के समाधान से संबंध चुनौती।
तो यहाँ पर टोटली 3 चुनौती उत्पन्न होती है एक राज्य के सामने, और इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारे संविधान सभा ने निकाय बना दिए। कौन कौन से निकाय बनाए हैं चलिए देखते हैं। निकाय आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो शासन के अंग हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर आपको, रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि विधायिका जो है वो कानून बनाने का काम करेगी। यानी विधायिका का जो डिफिनेशन हुआ या परिभाषा हुआ, या विधायिका जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, अर्थात कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, है ना। तो जो चुनौतियां दूसरा नंबर वाला है वो यहां से क्लियर हो गया, पहला नंबर वाला जो चुनौतियां है वो यहां से क्लियर हो गया, और तीसरे नंबर वाली जो चुनौतियां हैं जुडिशरी वाला, कि अर्थात कानूनों के अनुसार विवाद का समाधान करने के लिए, ये वाला जो तीसरा नंबर वाला है वो यहां से क्लियर हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे जो राज्य के सामने 3 जो चुनौतियां थी, कानून बनाने के लिए, कानून के अनुसार शासन कार्य संचालित करने के सामने जो चुनौतियां थी, और कानून के अनुसार विवादों का समाधान के संबंध जो चुनौतियां थी, वो तीनों के लिए अलग अलग निकाय कार्य करती है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कानूनों के अनुसार शासन चलाने की संस्था है, यानी शासन चलाती है, और न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों के समाधान करने वाली संस्था है। आई होप दैट आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको संविधान का मतलब समझ में आता है? चलिए देखते हैं आज कि संविधान का क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है संविधान का मतलब कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। बहुत अच्छा बात है, उन प्रावधानों का संग्रह, जो नियम है वो नियम का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है या राज्य का शासन चलाया जाता है। आपने देश का मतलब समझ लिया है, राज्य का मतलब समझ लिया है, शासन का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। प्रावधान कहने का मतलब नियम, और संग्रह कहने का मतलब इकट्ठा, मतलब कह सकते हैं ना, किसी चीज को संग्रहित किया जाता है, उसी को कहते हैं संग्रह। तो बोल रहा है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है ना, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने चोरी किया, मान लीजिए हम तो चोरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर उतना नैतिक मूल्य हैं, हमारे पास अच्छे मूल्य हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, और चोरी नहीं करना एक नैतिक मूल्य है ना दोस्तों, तो चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो क्या करता है, हमारे देश से कि कुछ संविधान है, जैसे मान लीजिए चोरी किया तो जाहिर सी बात है कि ये गलत कार्य है, और उसके लिए हमारे संविधान में या हमारे देश के कानून में सेक्शन बना हुआ है ना। वो सेक्शन के तहत उसे क्या होता है मेरे दोस्तों, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे सजा दी जाती है। आपने किसी की हत्या कर दी तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो उस संविधान में ही लिखा हुआ है, प्रावधान किया गया है कि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो फिर आपको सजा दी जाएगी, है ना। तो मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। शासन ऐसे ही तो चलता है कि जो असंतुलन उत्पन्न हुई है समाज में या देश में, उसे क्या किया जाए, संतुलित किया जाए, और वो संतुलित करने के लिए हमारे देश में प्रावधान बने हैं, संविधान बने हैं, और उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बनाए हैं, मतलब नोट कह सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, उसे हमने लिखा है कि संविधान किसी भी देश की मूल कानून है। ठीक है, यहाँ पर किसी में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, संविधान किसी भी देश की उच्च कानून भी है। ठीक है, उच्च कानून भी है। तो इस तरह से आपको 2 यहाँ पर बिंदु देखने को मिल गया, है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो हमने बताया था कि संवैधानिक विकास यात्रा थोड़ा सा समझते हैं, जबकि ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू, एक संक्षिप्त जानकारी ले लेना बेहतर होगा हमारे लिए। तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था और वो कैसे हमारे संविधान के लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पृष्ठभूमि है ना, ये समझेंगे हम लोग। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और जो 1813 से लेकर 1853 का जो चार्टर एक्ट है ना, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919,
1935 का भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, और वो है भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के बारे में अगर हम देखें बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर मैंने बिंदुओं में लिखी है जो सारी फैक्ट चीजें हैं। यहाँ पर समझना कुछ नहीं है, बस फैक्ट चीजें आपको देख लेनी है। और अभी थोड़ा सा फैक्ट चीजें हैं, थोड़ा सा आपको समझने वाली चीजें नहीं है, इसलिए आपको पहली क्लासेस में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कोई चीजें देखना पड़ेगा, बाकी आगे सारी चीजें समझने वाली है। और यूपीएससी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही देख रही है, ठीक है, आपकी समझदारी को ही देखेगी अच्छे तरीके से, बल्कि फैक्ट चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इससे भी प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं और इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए हम पढ़ के सुना देते हैं, नहीं तो आप लोग इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा ना हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप नोट करिएगा तो देखिए करिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम आपको पढ़ के एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम अपने पेंसिल को, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था, हाँ, बिल्कुल। और ब्रिटेन के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा सदस्य ही प्रथम सदस्य के सदस्य बन गए थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारे प्रथम जो सदस्य थे संविधान सभा के, वही हमारे संसद के भी सदस्य बन गए थे, क्योंकि उस समय चुनाव करने की उतनी बड़ी कहाँ थी। आप आम चुनाव तो 1951 में होता है, 1951-52 का आम चुनाव होता है ना। बहुत सारे आलोचन कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो कह सकते हैं कि जनता ने नहीं चुना, ऐसे बहुत सारे लोग ने आलोचना भी इसको लेकर की है। लेकिन कोई बात नहीं, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जनता ने 1951-52 में आम चुनाव में बता दिए कि संविधान सभा के सदस्य हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, है ना। ये तो 51-52 के चुनाव में पता भी लगता है कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बहुमत से जीतती है ना। 1955 के महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने में प्रथम प्रयास थी। यानी कि जो आपको दिखता है संवैधानिक प्रणाली, उसका रूपरेखा आपको 1925 में ही देखने को मिल जाएगा, जब महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। लेकिन पहली बार जो संविधान सभा की मांग उठी थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी दोस्तों, और अंतिम रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में संविधान सभा की मांग उठाती। और आपको पता है कि 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कैबिनेट मिशन आती है हमारे भारत में, ठीक है। इससे पहले भी क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन वह सफल हो गया था। कैबिनेट मिशन के तहत हमारे देश में संविधान सभा की गठन होता है। जब हम संविधान सभा के बारे में और अच्छे तरीके से आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे संविधान को लागू किया गया था तो उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि आज जो है उतना ही भाग है, मैंने 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन अनुसूचियों थोड़ा बढ़ गया है, अब 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हो गई। अब इसी का हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, और सभी अनुसूचियों के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हम लोग करने वाले, ठीक है। ये आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों आगे बढ़ें, कुछ आपको यहाँ पर चीजें समझनी होंगी, जैसे कि कुछ और भी फैक्ट चीजें हैं। कुछ समितियां हैं, उसके अध्यक्ष का नाम आपको याद करना है, जैसे कि संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना, ये आपको याद कर लेना है ना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के हर किसी को याद ही रहता है, भीमराव अम्बेडकर हैं। कार्य संचालन समिति के मुंशी हैं। झंडा समिति जेबी कृपलानी। वार्ता समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और एक है प्रांतीय संविधान समिति, एक है संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान के हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ऐसे आपको याद कर लेना है। मूल अधिकार के अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। आवास समिति बी पट्टाभी सीतारामैया, है ना। तो इस तरीके से आपको ये समिति और अध्यक्ष याद कर लेने हैं, जबकि ये फैक्ट चीजें हैं, ये पूछते हैं, कभी कभी सवाल आते हैं, जैसे पीसीएस के एग्जाम में ज्यादा आ जाएंगे सबसे, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। ये नहीं कि हम सिर्फ यूपीएससी को ही यहाँ कवर करेंगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपसे निकलना चाहिए ना। सब तो यूपीएससी में नहीं चल जाओगे, सब तो आईएएस ही नहीं बनेंगे, है ना। कुछ आईपीएस बनेंगे, है ना, डीएसपी बनेंगे, है ना, सब कुछ बनना है ना हम लोगों को, सिर्फ तो आईएएस ही नहीं बनेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। आज आगे बढ़ना है, यानी कि अब हम संविधानवाद के बारे में समझाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर संविधानवाद
बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है और ये चीज़ें समझने वाली हैं, आपको यहाँ पर समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, संविधानवाद का मतलब ही है विचारवाद, विचारधारा, और अधिकतर जो शब्द के बाद में वाद लग जाता है ना, वो एक विचारधारा ही होता है। जैसे कि राष्ट्रवाद है ना, आपको देखने का और मिलेगा समाजवाद है ना, मार्क्सवाद, तो जितने भी वाद लगते हैं एक विचारधारा ही होती है। तो संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, यानी आप इसे देख नहीं सकते हो, ये एक अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसे देख नहीं सकते हैं अपनी इंद्रियों से, बस एक इसे फील करने की आप क्षमता रख सकते हैं, फील कर सकते हैं संविधानवाद को। इसका अर्थ यह है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न हो, यानी कि जो सरकार है वो संविधान के अनुसार ही चले और जितनी भी उसकी कार्य है वो संविधान के अंतर्गत रह के ही हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, संविधानवाद ही कहते हैं। इसी से उसकी सीमा तय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर संविधानवाद सरकार के उन स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। बात वही है जो मैं आपको बोला, अधिकारियों के मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के राज्य का पक्ष लेना ही संविधानवाद कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से एक ही बात समझिए कि संविधान की सर्वोच्चता संविधानवाद कहलाती है। जिस देश में संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है वहां पर संविधानवाद होगा। अधिकतर संविधान जहां होता है वहां संविधानवाद होता ही है। अब देखिए, अब यहाँ पर विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या विशेषता है। जहाँ संविधानवाद है वहाँ क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, वो होने से ही संविधानवाद होता है। पहला है सीमित शासन होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, मनमाने शासन का अभाव होना चाहिए। यानी कि उत्तर कोरिया की बात करेंगे तो उत्तर कोरिया में हम संविधानवाद नहीं देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेट मेरा यहाँ पर स्पेस कम है, कोई बात नहीं। उत्तर कोरिया में हम क्या नहीं देख सकते हैं, संविधानवाद नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां मनमाने शासन का अभाव नहीं बल्कि वहां पर मनमाने शासन होती है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए संविधानवाद में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो हम चाइना में भी थोड़ा कह सकते हैं, जो चीन है, चीन में भी हम संविधानवाद कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिलता है ना। ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जहां संविधानवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न बहुत ही शानदार है और वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संविधानवाद से ही है, थोड़ा समझिएगा। लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा, सोचिए। दूसरा है जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला ए में है कि दोनों कथन सही है, बी है कि दोनों कथन गलत है, सी है कि एक सही है दो गलत है, और डी है कि दो सही है एक गलत है। मुझे बताएं इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। मुझे बताने की कोशिश करें, आप सोचिए थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहला कथन जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा, ये सही है, ऐसा आपको लग रहा होगा। और दूसरा कथन जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा, तो ये कथन भी आपको शायद सही लग रहा होगा। ऐसे भी कुछ एस्पायरेंट होंगे, तो इस आधार पर आप कहेंगे कि दोनों कथन क्या है, गलत है ना। लेकिन ये आंसर नहीं है। चलिए, एक एस्पायरेंट ऐसा सोच रहा होगा कि पहला कथन सही है दूसरा कथन गलत है ना, लेकिन मैं कहूंगा कि वो भी गलत है। कोई सोच रहे होंगे दूसरा सही है पहला गलत है, तो वो भी गलत है। अब मैं कहूंगा कि क्या है, दोनों कथन गलत है दोस्तों। यहाँ पर अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा। मैं आपको ऐसे कुछ कंट्री बताऊंगा जहां संविधान तो है लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है। एग्जाम्पल फॉर, जैसा कि चाइना को आप जानते हैं, चीन में संविधान है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से वहां नियंत्रण बहुत ज्यादा है, जो मनमाने शासन वहां पे देखने को मिलता है, तो वहां पर संविधानवाद नहीं है ना। रूस में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी संविधान लेकिन संविधानवाद नहीं है। उत्तर कोरिया में भी देखेंगे कि संविधान है, संविधानवाद नहीं है। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। ये कहाँ की बात हुई भाई, इंडिया में संविधान तो है और यहाँ संविधानवाद भी है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है ना। इस आधार पर हम कहेंगे कि क्या है, दोनों कथन गलत है। ये जो जिसने भी दोनों कथन लगाया ना वो सही हो जाएगा, और जो यहाँ पर दोनों कथन गलत समझे हैं स्टेटमेंट में उनका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन क्या है, गलत है दोस्तों। तो इस आधार पर आपने एक प्रश्न को भी देख लिया जो प्रीलिम्स का प्रश्न है। चलिए, अब थोड़ा सा लास्ट मेरा टॉपिक आ चुका है और वो ये है राज्य व्यवस्था का एक परिचय, है ना। राज्य व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। मैंने आपको बोला था व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक रूप है राजनीतिक विज्ञान का राज्य व्यवस्था, ठीक है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे अरेंजमेंट ऑफ गवर्नेंस, ओके।
ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या कंप्लीट कराया है वो एक बार मैं आपको बता दूं। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अनुक्रम बताया था पढ़ने के लिए, वो मैंने क्या क्या आपके कंप्लीट करवा दिए हैं वो देखिए। आज की इस एक वीडियो में मैंने आपके लिए क्या क्या कंप्लीट करवाया है, चलिए देखते हैं। एक राज्य व्यवस्था का परिचय मैंने आपको बता दिया, भारतीय संविधान का एक परिचय आपको बता दिया। अब मुझे जो बताना है अगले वीडियो में वो है तीसरा चौथा टॉपिक मैं बताऊंगा आपके लिए, वो है संविधान की प्रस्तावना। फिर हम लोग भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे, फिर नागरिकता, मूल अधिकार और इस तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्लास है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर है, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आई होप दैट आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप हमारे इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखे हैं। हमारा ये चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।